स्टार्ट करते हैं एग्जाम एनालिसिस को। आज के एनालिसिस में पहले हिंदी है, ठीक है। पहला प्रश्न आपको दिख ही रहा है, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं ना। गौड़ शब्द का सही विलोम चुनिए। देखो विलोम शब्द से प्रश्न तो आने ही है। विलोम हो गया, अनेकार्थी हो गया, पर्यायवाची हो गया। ये तो आप जितना पढ़ लो उतना आपके लिए बेनिफिट है, और जितना आप छोड़ के जाओगे एग्जाम में उतना दिक्कत है। अब देखो गौड़ शब्द का मतलब क्या होता है, तो मैं बता दूं। गौड़ का मतलब होता है सामान्य या आम। आम या आम मतलब खाने वाला आम नहीं, आम चीजें या सामान्य चीजें, ठीक है। ये गौड़ का मतलब होता है ना। तो इसका विपरीत क्या होगा भाई? ए बी सी डी। क्या बोलोगे भाई आंसर? बी श्योर? सोच लो भाई, इसका विपरीत क्या होगा? बी होगा। चलो सही आंसर है, इसका आंसर होगा बी, क्योंकि सामान्य, सामान्य का उल्टा मुख्य, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। कैसे डी ले रहा है जी? मुख्य, इसका विपरीत मुख्य। अच्छा वो प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, डरना नहीं है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसका आंसर मुख्य ही होगा। गौड़ शब्द का विलोम क्या होगा? मुख्य। इसमें मत जाया करो, जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान रखा करो, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है? अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है? बताइए सभी, सोच लो भाई। 52 जो प्रश्न है इसका उत्तर क्या होगा? अक्षत। अक्षत का मतलब, अक्षत मतलब चावल। होंठ और प्राण, ये सभी क्या है? बहुवचन है। ये सभी क्या है? बहुवचन, ठीक है। तो इसका आंसर ये सभी होगा। अगला प्रश्न, एकाएक में कौन सा समास है? अब समास का प्रश्न नहीं आएगा तो फिर एग्जाम कंप्लीट कैसे होगा? एकाएक, सोच के बताइए भाई, एकाएक में कौन सा समास है? सी अव्ययी भाव। देखो ऑनलाइन वाले क्या बोल रहे हैं? सबको प्रणाम भाई, प्रणाम है ना। गुड इवनिंग क्लास। आज सीधा क्वेश्चन पे आ गए हैं क्योंकि समय आज कम है, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन पे आ गए, सीधा क्वेश्चन ही कर रहे हैं। उस्ताद का पर्यायवाची है, क्या है भाई उस्ताद का पर्यायवाची? निपुण, दक्ष, गुरु, या ये तीनों? गुरु है ऑनलाइन वालों। आर्ट्स में व्याख्याता का पोस्ट आएगा तो आ सकता है, अगले साल आ सकता है, क्या दिक्कत है? इस साल नहीं आया तो अगले साल। सभी, क्योंकि उस्ताद का पर्यायवाची, उस्ताद है मतलब किसी चीज में बिल्कुल मास्टर है, वो निपुण है, दक्ष है, उस चीज का वो गुरु है, समझ गए ना। तो तीनों आएगा, ठीक है। तीनों ऑप्शन पे एकदम गहन सोच होना चाहिए आपका, पर्यायवाची को खास करके लेना है। छात्रज्ञ कैसे व्यंजन है? छात्रज्ञ कैसे व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है, श्योर? चलो बताओ, छा किससे किससे मिलकर बनता है? त्र जो है वो आधा ता और रा से मिलकर बनता है, और ज्ञा जो है वो आधा जा और या से मिलकर बनता है। वैसे ही छा किससे मिलकर बनता है बताओ? का, ठीक है। आधा का और, जो बता दिया मजा आ जाएगा बिल्कुल। आधा का और क्या? संयुक्त व्यंजन है ना, तो बताइए आधा का और क्या? आधा का और श से मिलकर बनता है, किससे? स से मिलकर, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर चले। ये तीनों ही क्या है? संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन है। चलो अगला, उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग लगा है? उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग लगा है? सी। कौन सा उपसर्ग लगा है? सी, उत, ठीक है। चलो, उल्लंघन में उत उपसर्ग जुड़ा हुआ है। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक, सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक के लिए कौन सा शब्द सही है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, मतलब
सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक को क्या कहा जाएगा? आपका आंसर क्या है? अधिनायक। सी बोल रहे हैं आप। ऑनलाइन वाले भी सी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या है आंसर? अधिनायक। आंसर क्या है भाई? अधिनायक। चलो आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द चुनिए, इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द होगा? आलम, अकाल, तलवार, आश्रम। पुल्लिंग स्त्रीलिंग समझना है भाई इसमें। आलम, अकाल, तलवार, आश्रम। सी। कई लोग सी और डी बता रहे हैं भाई। तलवार बोल रहे हैं कई लोग। मेरी तलवार स्त्रीलिंग है ना, मेरा तलवार नहीं, मेरी तलवार, इसीलिए यह होगा स्त्रीलिंग। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। सही वर्तनी छाटिए। बहुत दिक्कत होता है भाई वर्तनी में एग्जाम में, है ना, इसीलिए जो आपके ये छात्रावास अधीक्षक के बुक में जो वर्तनी दिया हुआ उसको पूरा बना लेना। आए हुए प्रश्न के को ही डाला गया इसमें। ठीक है, वर्तनी को अच्छे से बना लेना। इसमें भी है, पार्ट 2 में भी है, दोनों में है वर्तनी। तो ग्रहणी, गृहिणी, ग्रहिणी, गृहिणी, बताइए क्या लेंगे आंसर? 59। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर डी। ऑनलाइन वाले भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं। गृहिणी होता है। क्या होता है? गृहिणी होता है। मतलब ये सब क्या है भाई? गलत है। ये सब क्या है? गलत है। क्या होता है? गृहिणी होता है। ठीक है, अगला। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? इतना आसान प्रश्न कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इस तरह से 10 प्रश्न आते हैं हिंदी में। ठीक है, शिक्षक भर्ती में भी, शिक्षक भर्ती में तो वैसे ज्यादा है, हॉस्टल वार्डन में 10 प्रश्न ही आएंगे। ठीक है, और इस तरह के कुछ प्रश्न होंगे जिसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, स्वर व्यंजन, संधि तो नहीं दिखा, समास दिखा आपको। ठीक है, तो यही सब प्रश्न होते हैं हिंदी को लेकर। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिखा। ठीक है, तो ये सब चीज आपको पढ़ना होता है। अब मजे की बात ये रही कि इसमें जो है मुहावरा लोकोक्ति नहीं दिखा भाई। ठीक है, लेकिन मुहावरा लोकोक्ति भी हमको पढ़ा हुआ होना चाहिए। सीधा आ जाता है हम सामान्य ज्ञान में, कि सामान्य ज्ञान में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान के आए थे, है ना। चलो, सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्नों में पहला प्रश्न है, माइकल फैराडे किसके आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? माइकल फैराडे किसके आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? सी। पक्का? श्योर? ऑनलाइन वालों सी। बहुत बढ़िया, सबके सब सही आंसर दे रहे हैं। तो ये एक साइंस के फिजिक्स का क्वेश्चन है भाई। साइंस में भी किसका क्वेश्चन है? फिजिक्स का क्वेश्चन। फिजिक्स में 2 टॉपिक ऐसे होते हैं जिससे प्रश्न आता ही है, एक है प्रकाश और एक है विद्युत। सीधा सीधा पूछ लिया कि माइकल फैराडे किसके आविष्कार के लिए जाने जाते हैं, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, एनालिसिस को आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, बीच बीच में मैं आपको बताऊंगा कि एनालिसिस से आप किस तरह से आप इसका उत्तर लेंगे एनालिसिस के माध्यम से। ठीक है, तो ये हो गया माइकल फैराडे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगला, इस राज्य में दल्ली राजहरा की पहाड़ियां किस खनिज अयस्क के लिए जानी जाती हैं? लौह अयस्क। एकदम आसान प्रश्न, लौह अयस्क। ठीक है, सी आएगा आंसर। बहुत बढ़िया। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति का सभापति कौन था? कौन था भाई? ठीक है, देखो टोटल कितनी बौद्ध संगीति हुई? 4। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला वाला कहां हुआ? राजगिरी। दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र। लिखा है तीसरा वाला पाटलिपुत्र, और चौथा कुंडलवन कश्मीर, रावे पाकू। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, 4 बौद्ध संगीतियां हुई है। ठीक है, और इसके जो सभापति हुए हैं, ठीक है, कौन कौन हुए हैं? पहले वाले में कौन थे? महाकश्यप। महाकश्यप। दूसरे वाले में सब्बकामी या सर्वकामी। उसके बाद मोगलीपुत्र तिस।
और लास्ट में वसुमित्र। तो इसीलिए छोटा छोटा महासर्व मोघ वसु ऐसे करके याद रखेंगे। तो पहले वाले का अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरे वाले में सब्बकामी या सर्वकामी लिखा होता है, तीसरे वाले में मोगलीपुत्र तिस, और लास्ट वाले में वसुमित्र, वो अध्यक्ष थे। अश्वघोष भी थे, उपाध्यक्ष थे उस समय। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखते हो, है ना। और राजा कौन थे? आजा काला शोक, आजा अजात शत्रु, काला से काला शोक, काला शोक, शोक से अशोक, और क से कनिष्क। तो ये तो बढ़िया आसान ट्रिक है, आजा काला शोक। बस इसी में क्या पूछा था कि अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का सभापति कौन था? तो सभापति कौन था? मोगलीपुत्र तिस। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, है ना। चलो, इससे प्रश्न आ जाता है एग्जाम में। किस स्थान में 1857 ईस्वी में भारतीय सिपाहियों ने सबसे पहले विद्रोह किया था? जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसी को पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति में सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत कहां से? मेरठ से। मेरठ से कब? 10 मई 1857। मेरठ से कब? 10 मई 1857। लेकिन विद्रोह जो है सबसे पहले बैरकपुर छावनी में हुआ था, पश्चिम बंगाल का बैरकपुर छावनी। ठीक है, शुरुआत कहां से मानते हैं? मेरठ से, 10 मई 1857। लेकिन शुरुआत जो है, विद्रोह की शुरुआत जो है कौन से छावनी में सबसे पहले हुई थी? बैरकपुर छावनी, पश्चिम बंगाल। जब मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था 29 मार्च 1857 को। कब किया था? है ना, ठीक है, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने पहले विद्रोह कर दिया था। उसके बाद ये 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? मेरठ से, 10 मई से। दोनों डेट याद रखेंगे, 29 मार्च मंगल पांडे ने विद्रोह किया, 10 मई मेरठ से क्रांति की शुरुआत। ठीक है, चलो आगे बढ़े। 1945 में आजाद हिंद फौज के विरुद्ध किस स्थान पर मुकदमा लगाया गया था? किस स्थान पर? ए बी सी डी, सोच समझ के आंसर बताइएगा भाई। ए, ऑनलाइन वालों, हाँ, इसका आंसर है डी। और वीडियो को लाइक कर देना भाई, है ना ऑनलाइन वालों। हाँ, इसका आंसर क्या है? डी। क्योंकि आजाद हिंद फौज पर मुकदमा दिल्ली के लाल किले पर चलाया गया था। दिल्ली के लाल किले में जो है आजाद हिंद फौज पर मुकदमा चलाया गया था, जिसके आजाद हिंद फौज के तरफ से जो वकील थे वो थे भूल भाई देसाई। कौन थे? भूल भाई देसाई। दिल्ली का लाल किला दिख रहा है क्या कहीं पे भी? ठीक है, दिल्ली के लाल किले में चलाया गया था। वकील कौन थे? भूल भाई देसाई। आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को दोषी माना गया था, लेकिन जन आक्रोश देखते हुए इनको माफ कर दिया गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं था? पूछ रहा है क्या नहीं था, क्या नहीं था? ए बी सी डी, क्या बता रहे हो आंसर ऑनलाइन वालों? बता रहे हैं इन लोग, तो कुछ लोग सही आंसर बता रहे हैं। आप लोग देखो, जब पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी ना, तो उसमें कृषि, मूल्य स्थिरता, परिवहन, ये सब पे ध्यान देना था। जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाई गई ना, तब जो है तीव्र औद्योगिकीकरण चालू किया गया। इसका मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण नहीं किया गया था, इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। उद्योगों का विकास जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से किया गया, कि भारी उद्योगों के माध्यम से देश का विकास किया जाएगा, तीव्र औद्योगिकीकरण। यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। पहले वाले का लक्ष्य तो पहले खाने के लिए हो जाए, कृषि, दूसरा हर जगह पैसा अलग अलग चलता था तो मूल्य की स्थिरता, तीसरा ट्रांसपोर्ट, इस पर ध्यान दिया गया था पहले पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, टोटल 12 पंचवर्षीय योजना है।
और 12 पंचवर्षीय योजना आपको याद होना चाहिए कि किसमें क्या चीज था, ठीक है, कौन किस किस मॉडल पर था, ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना के प्रणेता कौन थे, उस पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था। अगला बढ़ेंगे, 1565 में विजयनगर साम्राज्य तथा दक्खनी मुस्लिम राज्य जो बहमनी साम्राज्य थे के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। 1565 बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है भाई। कौन सा युद्ध? तालीकोटा का युद्ध। बहुत बढ़िया, सबके सब सही आंसर बता रहे हैं, तालीकोटा का युद्ध। आपको पता होगा ये विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। इसमें विजयनगर साम्राज्य हार गया था और उसके बाद उसका नामो निशान मिट गया था, ठीक है। इसी को राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। किसको? तालीकोटा का युद्ध 1565, ठीक है, बहुत ही जोरदार युद्ध। आनुवांशिकता के नियम के आविष्कारक, बायो का क्वेश्चन है भाई, आनुवांशिकता के आविष्कारक कौन? अरे बाप रे, कैसे गलत गलत आंसर बता रहे हो भाई। आनुवांशिकता के नियम के आविष्कारक किसे कहा जाता है? मेंडल की मेंडलीफ? मेंडल होगा ना भाई, मेंडलीफ तो आवर्त सारणी वाला है, वो बायो तरफ कहां से आएगा, है ना। दोनों लिखा हुआ है इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, मेंडलीफ ले कि मेंडल ले, ठीक है। जॉन ग्रेगर जॉन मेंडल, आनुवांशिकता के पिता किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। आवर्त सारणी की खोज किसने की? तो मेंडलीफ ने, ठीक है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन, है ना, का अंग नहीं है? राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, केरल कांग्रेस, नागा पीपुल्स फ्रंट, झारखंड मुक्ति मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी, कौन नहीं है भाई? ऑप्शन ले लो भाई। तो एनडीए में कांग्रेस नहीं है, केरल कांग्रेस भी नहीं है और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी नहीं है, ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों नहीं है, मतलब 2, 3 और 5। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत कितना है? 22.61। बहुत बढ़िया, एकदम सही आंसर है आपका, 22.61, एकदम सही आंसर, डी। चलो अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मंत्रिमंडल का प्रकार नहीं है? इसमें से कौन सा मंत्रिमंडल का प्रकार नहीं है? बताओ भाई क्या लोगे आंसर? संसदीय मंत्रिमंडल होता है, किचन कैबिनेट होता है, शैडो कैबिनेट होता है, लेकिन युद्ध मंत्रिमंडल नहीं होता, है ना, वॉर कैबिनेट नहीं होता है भाई, ठीक है। इसलिए ऑप्शन क्या लेंगे? ए। बहुत बढ़िया, सही आंसर दे रहे हैं। चलो अगला, भारत द्वारा पृथ्वी की कितने प्रतिशत सतह आच्छादित है? भारत पृथ्वी के कितने सतह पर है? विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है भाई भारत? 2.4%। जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या 17.5% है, 17.5%। मतलब पूरे विश्व का 2.4% क्षेत्रफल जमीन हमारे पास है और जनसंख्या पूरे विश्व का 17.5% है। समझ रहे हो? इस हिसाब से हमको जो है
इधर कब्जा कर लेना चाहिए, आगे पूरा इधर यूरोप तक कब्जा हो जाना चाहिए हमारा। भारतीय संसद के द्वितीय सदन राज्यसभा के विषय में सही क्या है बताइए, क्या सही है? इसमें आपको आंसर लेना होगा। यह भंग नहीं किया जा सकता, सही है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, सही है। आपात स्थिति में इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है, ऐसा पढ़े हो? नहीं पढ़े हो, क्योंकि लोकसभा का बढ़ाया जाता है, ऐसा पढ़े हो आप, तो ये गलत हो गया। यह एक स्थायी सदन है, सही है। उपराष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता करता है, सही है। राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल भारतीय सदस्य इसमें मनोनीत किए जाते हैं, गलत, वो लोकसभा में होते हैं। क्या पूछा था, क्या सही है? ये देख भाई, आंसर देखो, पहला सही, भंग नहीं किया जा सकता। फिर पहले के बाद चौथा सही, यह एक स्थायी सदन है। और पांचवा सही, उपराष्ट्रपति इसका अध्यक्षता करता है। दूसरा को क्यों सही नहीं ले रहे हैं? क्योंकि द्वितीय सदन जो राज्यसभा है, इसको भंग नहीं किया जा सकता, मतलब ये एक स्थायी सदन है और अनिश्चित काल होता है इसका। यहां पे जो इसका कार्यकाल 6 वर्ष लिखा हुआ है, ये सही है कब? जब पूछा जाए राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तब इसको सही लेते हैं 6 वर्ष को। राज्यसभा सांसद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, राज्यसभा तो अनिश्चित काल के लिए बना दिया गया है, इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि इसको भंग नहीं किया जा सकता, ये स्थायी सदन है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। तो पहला, चौथा और पांचवा ये तीनों सही है। दूसरा भी सही होता अगर राज्यसभा सांसदों के बारे में पूछता तो, ठीक है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन किसके जनक माने जाते हैं? बिल्कुल आसान प्रश्न भाई, हरित क्रांति किसके? अच्छा, भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन? नॉर्मन बोरलॉग। और हरित क्रांति शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? गॉड, याद रखना, गॉड, विलियम गॉड, नाम क्या है? विलियम गॉड, ठीक है। चलो आगे, भारत तथा चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री कौन सी है भाई? कौन सा रेखा है? मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा? मैकमोहन। रेड क्लिफ किसके किसके बीच में है? भारत पाकिस्तान। डुरंड रेखा किसके किसके बीच में है? भारत और अफगानिस्तान। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? मैकमोहन रेखा। भारत चीन के बीच क्या है? मैकमोहन रेखा। चलिए अगला, यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कैश रिजर्व रेशियो कम किया जाता है, CRR, कैश रिजर्व रेशियो कम किया जाता है, तो ऋण सुविधाएं बढ़ेंगी, घटेंगी, या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? बताइए। अगर कैश रिजर्व रेशियो जो है इसको कम किया जाता है, तो जो लोन की सुविधाएं होती हैं वो बढ़ती हैं, याद रखना। क्यों बढ़ेंगी? कैश रिजर्व रेशियो कम होगा तो वाणिज्यिक बैंकों को कम कैश जमा रखना होगा आरबीआई के पास, मतलब उनके पास पैसा ज्यादा हो गया तो वो लोन ज्यादा दे सकेंगे, इसलिए ऋण सुविधाएं बढ़ेंगी। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक डूबी हुई है, लिक्विड है, पानी है उसमें डूबा हुआ है, तो उसके भार में होने वाली कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बड़ा ही आसान प्रश्न है भाई, आपको पढ़ाया है मैंने, बताइए। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, जो आंसर बता लिया मतलब वो इस चीज को पढ़ा है। इसका आंसर है आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है भाई, ठीक है। किसका सिद्धांत है? आर्किमिडीज। जो पहली बार पढ़ रहा होगा, आपको फिजिक्स पढ़ने की जरूरत है थोड़ा सा, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है क्लासेस में, है ना। भारत में 1993 ईस्वी में किस न्यायाधीश के विरुद्ध पद मुक्ति प्रस्ताव प्रारंभ किया गया था? हालांकि लग नहीं पाया, क्योंकि किसी भी न्यायाधीश को आज तक महाभियोग लगाकर नहीं हटाया गया है, लेकिन एक पर लगाया गया था। वो कौन थे? बताओ भाई, कौन थे? आपको पढ़ाया हूं मैं। बी, आपको पढ़ाया हूं भाई, आंसर बताओ। रामास्वामी तो है, लेकिन सी रामास्वामी है कि ही रामास्वामी है? देखो,
क्या लग रहा है? रामास्वामी तो है, ये तो फिक्स है भाई। ये सी नहीं है भाई, ये वी है, वी। बताओ, सी रामास्वामी की वी रामास्वामी? सी रामास्वामी की वी रामास्वामी? सी रामास्वामी की वी रामास्वामी? क्या होगा? वी रामास्वामी। आंसर क्या है? वी रामास्वामी। ठीक है, आप लोग बी आंसर मार रहे थे, लेकिन इसका आंसर क्या है? डी है। ठीक, चलो अगला प्रश्न। एक्स किरणों के आविष्कारक बताओ भाई। ये तो एक्स किरणों के खोजकर्ता कौन? रोएंटजन। कौन? रोएंटजन। अगला और लास्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा जैव विविधता का जनक कहलाता है? पर्यावरण का प्रश्न है भाई, बताइए कौन कहलाता है? ए बी सी डी, लास्ट प्रश्न है भाई। ए, एडवर्ड ओ विल्सन। क्या है आंसर? एडवर्ड ओ विल्सन। आंसर लेंगे एडवर्ड ओ विल्सन। इसको जैव विविधता का पिता कहा जाता है। तो 10 क्वेश्चन हिंदी के और 20 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान का मैंने आपको करा दिया। कल से हम लोग शिक्षक का एनालिसिस करेंगे, लेकिन शिक्षक में भी ये ऐसा चीज एनालिसिस करेंगे जो हर एग्जाम में काम आए। ठीक है ना? जैसे आज भी जो हमने एनालिसिस किया है, ये शिक्षक हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे लेबर इंस्पेक्टर हो, सब में काम आने वाला चीज। ठीक है ना? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें से घूम के उसमें आ जाता है। हरित क्रांति आपके एग्जाम में किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, जैव विविधता का जनक किस में भी पूछ सकता है, पंचवर्षीय योजनाओं को किसी में भी पूछ सकता है। ठीक है, चलो तो यहां पर एनालिसिस खत्म करते हैं। कल फिर एक नए एनालिसिस के साथ देखेंगे, मिलेंगे।